गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस क्लास में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए सोशल साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको अपन जस्टिस या सोशल जस्टिस के नाम से सिलेबस में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इस क्लास में अपन केवल ब्रीफली उन चीज़ों की चर्चा कर पाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस और सोशल जस्टिस ये दो अपने आप में ऐसे शब्द हैं जिनकी अध्ययन सामग्री की सीमा संभव नहीं है। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये नाम है जस्टिस, न्याय। तो देखो, मानव समाज की सबसे जो विवादित या यूं कहें कि सबसे संदेहास्पद अवधारणा जो है वो है जस्टिस। जितने थिंकर या जितने विचारक पैदा हुए हैं उन सब के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो अलग अलग है। तो इस अवधारणा के संबंध में हालांकि सारी चीज़ें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अपन देखेंगे। और इस टॉपिक में पहले आपको जस्टिस शब्द के बारे में देखना है और फिर सोशल जस्टिस के बारे में देखना है। तो यहाँ सबसे पहले अपन इस कंसेप्ट को समझने के लिए जस्टिस शब्द की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, न्याय के संबंध में अपन ने कुछ चीज़ें इसके ऊपर नोट की हैं। पहला सेंटेंस देखिए, न्याय राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के कारण प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा मुद्दा है। तो देखिए, जस्टिस जो है वो पहले राजा की प्राइमरी ड्यूटी मानी जाती थी, प्राथमिक कर्तव्य, या किसी भी स्टेट के किंग का जो प्रथम दायित्व या प्रथम जिम्मेदारी होती थी वो था अपनी प्रजा को जस्टिस या न्याय उपलब्ध करवाना। और ये धर्म का मुद्दा था, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इनिशियली जब स्टेट या राज्य की अवधारणा आई तो राज्य की अवधारणा में किंग के लिए जस्टिस जो है वो एक धर्म का मुद्दा था, या यूं कह सकते हैं कि राजा के लिए धार्मिक कार्य था। लेकिन एक बात आप यहाँ फिर देखेंगे कि धर्म का अर्थ वो नहीं होता है जैसे अपन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है कि जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है उसे अगर किसी ने निभा दिया तो उसने अपना धर्म निभा दिया। कहने का मतलब धर्म को हमेशा वास्तविक अर्थों में हम किस से जोड़कर देखेंगे, ड्यूटी से या कर्तव्य निष्ठा से या इंटीग्रिटी से जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पहला सेंटेंस, पहला सवाल अपने लिए एग्जाम के लिए जो बनता है वो क्या है, न्याय राजा का प्राथमिक कर्तव्य होने के कारण प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा मुद्दा है। मीन्स न्याय जो है वो प्राचीन समाज में या प्राचीनतम समाज में किससे जुड़ी हुई चीज है, धर्म से जुड़ी हुई चीज है। दूसरा, जैसे इस शब्द की उत्पत्ति की अपन बात करें तो न्याय शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है, JUS, जस, और इसी से आगे जो है जस्टिस बना है, JUSTICE। तो न्याय शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, जस शब्द से हुई है। और जस का शाब्दिक अर्थ है किसी को देना। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जस का मीनिंग किससे लेते हैं, किसी को देना। तीसरा जो कंटेंट इससे संबंधित है वह न्याय का संबंध हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन से जुड़े उन नियमों से है जिनके द्वारा सामाजिक लाभों व कर्तव्यों का बंटवारा किया जा सकता है। तो देखिए, पहली बात तो न्याय जो है वो कम्युनिटी ऑफ रूल्स या नियमों का समूह है, या नियमों का ऐसा समूह है जिसमें इंडिविजुअली व्यक्ति विशेष के संबंध में और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक संदर्भों में जितने लाभ और जितनी ड्यूटी हैं उनका सही अनुपात में बंटवारा करना न्याय है। कहने का मतलब है कि जिस आदमी की जितनी ड्यूटी है और जिस आदमी का जितना कर्तव्य है उसका सही विभाजन करने वाले जो नियम हैं उन नियमों को कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से हम उनको जस्टिस कहेंगे। तो न्याय जो है वो नियमों का समुदाय है या नियमों का पुंज है। अगली बात जो इसमें देखनी है, देखो टाइप्स ऑफ जस्टिस की अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ किसी पुस्तक में आपको जस्टिस के 3 टाइप मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किसी में 4 मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी, और किसी में 5 मिलेंगे। एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल ओवर यदि अपन डिटेल से अध्ययन करें तो जस्टिस के 5 डायमेंशन या 5 टाइप्स या 5 काइंड्स होते हैं, और वो 5 काइंड्स जो हैं वो आपके सामने पड़े हैं। देखिए, हर एक स्लाइड की आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आप इसमें पहला टाइप है पॉलिटिकल जस्टिस, दूसरा है लीगल जस्टिस कानूनी न्याय, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और तीसरा चौथा है आर्थिक या इकोनॉमिक जस्टिस, और पांचवा है नैतिक न्याय या एथिकल जस्टिस। तो यहां देखिए न्याय के 5 डायमेंशन बेसिकली अपन अध्ययन करते हैं। तो इन 5 डायमेंशन कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक दृष्टि से जिस व्यक्ति को जितना मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति की जितनी जिम्मेदारी बनती है या उसे वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इन सबको यदि हम ठीक से निर्धारित कर पाते हैं, इसका मतलब ऐसी सोसाइटी या समाज में जस्टिस कायम है या न्याय है। ठीक है, अब यही बात को मतलब जिसका जो बनता है वो उसे मिले और जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो पूरा करे, इन दोनों चीजों को मिलाकर हम संक्षिप्त में न्याय कहते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए अलग अलग विचारकों ने अपने अपने शब्दों का सहारा लिया है। तो इस चैप्टर में अपने से जो अगली बात पूछी जा सकती है वो बात आपके सामने है न्याय की डेफिनेशंस, न्याय की परिभाषाएं। तो देखिए पहली डेफिनेशन प्रोफेसर सैलमंड की है। प्रोफेसर सैलमंड ये कहते हैं कि न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का साधन है। देखो न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का साधन है। ऑर्गेनिज्म, शरीर, इट मीन्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, केवल आदमी विशेष की बात नहीं करता है। जस्टिस का संबंध उस हर निकाय से है जिसको हम लिविंग बॉडी कहते हैं या जहां जीवन है। तो प्रत्येक शरीर को के संबंध में सही हिस्सा उसको मिलना चाहिए। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, आदमी या ऐसे जीव जो जिनको अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिनको नहीं देख सकते, कहने का मतलब प्राणी मात्र या शरीर मात्र के संबंध में जितना हिस्सा होता है उसको उसी अनुपात में बांटने का साधन जो है वो जस्टिस है। तो किसको क्या मिलना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी में या इस प्रकृति में बेनिफिट्स की बात हो, चाहे जिम्मेदारियों की बात हो, जिसको जो हिस्सा मिलना चाहिए उसका बंटवारा करना या उसका वितरण करना ही क्या है, न्याय है। ऐसा किसने माना है, प्रोफेसर सैलमंड ने माना है। दूसरी डेफिनेशन जो अपन इसमें देखेंगे वो देखिए आपके सामने है सुकरात की। बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको अपने हिसाब से देखेंगे। देखो यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून से खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी। मीन्स सुकरात के अनुसार जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। ये सुकरात है। देखो सीधी सी बात, सिंपली हम कहते हैं कि अन्याय पर न्याय की विजय होती है। इससे जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स जो है वो कौन कहते हैं, सुकरात कहते हैं। वो कहते हैं कि अन्यायी न्यायी पर या अन्याय न्याय पर हमेशा विजयी रहता है, या यूं कह सकते हैं कि अन्याय जो है वो न्याय के ऊपर हमेशा हावी होता है। तो देखिए इसमें यही लिखा है कि जो लोग न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनकी बजाय जो अन्याय और धोखाधड़ी और चीटिंग के रास्ते पर चलते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। तो यहां ये सिंपल से शब्दों में अपन बिल्कुल शॉर्ट में कहें तो अपन सुकरात की भाषा में ये कह सकते हैं कि अन्याय जो है वो न्याय पर हावी होता है, या अन्याय न्याय को लीड करता है, या अन्याय की जीत न्याय पर होती है। तो इथिकली देखो, नैतिक दृष्टि से हम जिस बात को स्वीकार करते हैं उससे जस्ट उल्टा कौन लिखते हैं, सुकरात लिखते हैं। तो ये सुकरात की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपके लिए है ये है अरस्तु की। देखिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों में, ये यहां आपके सामने देखो, पॉलिटिक्स और एथिक्स, इन दोनों पुस्तकों में आपको जो चीज देखनी है वो इस संबंध में एक ही चीज मिलेगी। तो यहां ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं इसका जिक्र उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में भी किया है और उसने अपनी पुस्तक एथिक्स में भी किया है। तो यहां देखिए उसने पहली बात तो अपनी न्याय को क्या नाम दिया है, वितरणात्मक न्याय दिया है, या इसको समानुपातिक न्याय भी लिखा हुआ हो सकता है। वितरणात्मक और समानुपातिक न्याय की अवधारणा जो है वो किसने दी है, ये दी है अरस्तु ने दी है। ठीक है, यहां देखिए क्या कहा है, वितरणात्मक न्याय वह न्याय है जिसका प्रयोग राज्य अपने पदों, पुरस्कारों व दूसरे प्रकार के लोगों को
अपने सदस्यों में वितरित करने के लिए करता है। या इसको यूं कह सकते हैं कि अधिकारों और नागरिकों के बीच अधिकारों और पदों का योग्यता अनुसार बंटवारा करना ही वितरणात्मक न्याय है। अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचारों का वर्णन अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स और एथिक्स में किया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि राज्य अपने नागरिकों को जो भी पद या वेतन आदि देगा वो उनकी योग्यता के अनुपात में देगा। तो पद और या सर्विस नौकरी मान सकते हैं या वेतन का भुगतान मान सकते हैं, हर व्यक्ति को यदि उसकी योग्यता के अनुपात में होता है तो अरस्तु की भाषा में ये न्याय है। और कैसा न्याय है? वितरणात्मक न्याय या समानुपातिक न्याय है। ठीक है, तो योग्यता के अनुरूप भुगतान, चाहे वो पद का हो चाहे वेतन का हो, अगर हम कर रहे हैं तो ये वितरणात्मक न्याय है। किसके अकॉर्डिंग? अरस्तु के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो डेफिनेशन में अपन जो चीज देखेंगे वो देखिए क्या है। आनुपातिक न्याय से तात्पर्य लोगों के वेतन एवं गुणों में एक अनुपात होना चाहिए। लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप हो। ये देखिए यहां ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ये प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में लिखी गई बात है। ध्यान से देखिए, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, देखिए ये न्याय शब्द को ही समर्पित है और न्याय के ऊपर अब तक लिखा गया सबसे विशद या सबसे विस्तारपूर्वक जो ग्रंथ है वो प्लेटो का द रिपब्लिक है। इसमें क्या लिखा है देखिए, यही दोनों बातें इन दोनों सेंटेंस में लिखी गई है। एक ही बात को दो तरीके से लिखा है। लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप हो, अथवा इसी बात को देखिए अपन यूं कह सकते हैं, अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो की न्याय भावना व्यक्ति की आंतरिक इच्छा को अभिव्यक्त करती है, आंतरिक इच्छा को अभिव्यक्त करती है तथा न्याय के मुद्दे को प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखा है। तो देखो अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स और पॉलिटिक्स में लिखा है और प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखा है। वो ये कहता है कि आदमी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। प्लेटो क्या कहता है? आदमी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे तथा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ वह दूसरों के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। अगर ऐसी सामाजिक व्यवस्था है तो इसका मतलब उस समाज में क्या स्थित है? उस समाज में न्याय का वर्चस्व है। यह बात किसने कही है? यह बात कही है प्लेटो ने। ठीक है, दूसरी बात, इसी बात को देखो, कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियम। कार्यात्मक विशेषज्ञता का नियम का मतलब कि अपनी ड्यूटी पूरी करो और दूसरों के मामलों में अड़ंगा नहीं लगाओ। यही क्या है? जस्टिस है, न्याय है। तो ये बात जस्टिस को लेकर प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखी है। नेक्स्ट चर्चा जो है वो देखिए अपन जो कर रहे हैं, ये चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस, वेपर, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट और मार्टिन लूथर किंग, ये चार लोग जो हैं वो जस्टिस के ऊपर अपने बेहतर विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें देखिए वेपर ने क्या कहा है, कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए सबसे योग्य है उसी कार्य को करना न्याय है। इस बात को समझेंगे। देखिए हर आदमी एक अलग कार्य के लिए बना है, या यूं कहें कि सभी लोग एक जैसे कार्यों को करने के लिए नहीं बने हैं और किसी भी व्यक्ति के पास सभी कार्यों को करने की एक जैसी योग्यता नहीं होती है। हर आदमी एक कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकता है और वेपर ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है उस व्यक्ति को वही कार्य करने के लिए यदि मिल जाए तो यह जस्टिस है। देखिए कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए सबसे योग्य है उसी कार्य को करना न्याय है। किसने कहा है? वेपर ने। दूसरा, कन्फ्यूशियस का क्या मानना है? गलत करने वालों को दंड देना और भला करने वालों को पुरस्कार देना ही न्याय है। देखिए जो गलत कर रहा है उसे दंड मिल जाए और जो अच्छा कर रहा है उसे पुरस्कार मिल जाए। इट मीन्स ये क्या है? जस्टिस है, न्याय है। ठीक है। तीसरा विचारक अपने सामने इस स्लाइड में जो है वो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट क्या कहता है? यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, या साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय है। ये दो अलग अलग कोटेशन है। देखिए यहां तक आप अलग कोटेशन मानेंगे कि यदि सभी अन्यायी हो जाएं तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। किसने कहा है? कांट ने कहा है। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा मिलना ही न्याय है। यह भी किसने कहा है? यह भी जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा है। तो इन दोनों बातों को आप अलग तरीके से कंसिडर करेंगे। एक विचारक मार्टिन लूथर किंग न्याय के ऊपर अपना जो विचार प्रस्तुत करता है वो क्या है? जहां भी अन्याय होता है वहां हमेशा न्याय को खतरा होता है। कहने का मतलब अन्याय
न्याय के लिए संकट पैदा करने वाला है, या न्याय के लिए खतरा या हैजार्ड उत्पन्न करने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि न्याय वहीं खतरे में पड़ता है जहां अन्याय पैदा होता है। तो अन्याय हमेशा किसके लिए खतरनाक होता है? न्याय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है अपने सामने, यहां अगला विचारक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। देखो, अंबेडकर के सारे कथन जो है वो उनके जीवन में हुई घटनाओं से प्रभावित है। अंबेडकर महोदय का क्या मानना है? इनका मानना है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे। देखो, पहली बात अंबेडकर ने कहा है कि जिस समाज में करुणामय वातावरण है उसी समाज में न्याय स्थित या न्याय पाई जाती है, और किसी भी समाज में करुणामय वातावरण तब बनेगा जब सम्मान बढ़ेगा और अपमान घटेगा। देखो, सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना, जिस समाज में सम्मान को बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा, और अपमान को गिराया जाएगा, या सम्मान में बढ़ोतरी और अपमान में कटौती होगी, वहां करुणामय वातावरण पैदा होगा, और जिस समाज में करुणामय वातावरण पैदा होता है वो न्यायपूर्ण समाज कहलाता है। किसका कहना है? डॉक्टर अंबेडकर का कहना है। नेक्स्ट, न्याय में ऐसे कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न करना सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है। देखिए, न्याय में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है तो वो न्याय है। तो कहने का मतलब ये कि सभी लोगों के सापेक्ष मिलकर यह कहना है कि किसी भी विषय वस्तु के ऊपर जो व्यक्ति सबसे बेहतर दावा जमाता है उस वस्तु पर उसी व्यक्ति का हक हो जाए, उसी का स्वामित्व या अधिकार हो जाए, ये जस्टिस है। कहने का मतलब जिसका सर्वोत्तम दावा है विषय वस्तु उसी के पक्ष में होनी चाहिए, ये क्या है? ये जस्टिस है। किसके अकॉर्डिंग? विलियम जेम्स मिल के अनुसार। फिर देखो, अब अपने टॉपिक पर कुछ अलग तरीके से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस, देखो मैंने अभी न्याय का मीनिंग बताया है, और सोशल जस्टिस का मतलब कि समाज के विभिन्न तबकों में उनके अधिकार और ड्यूटीज का प्रॉपर विभाजन हो जाए, जिसको जितना मिलना चाहिए और जिसको जितना करना चाहिए, इन दोनों की स्थिति, दोनों स्थितियों को हम ज्ञान कर लेते हैं तो उस सोसाइटी में हम न्याय मान सकते हैं, या इस स्थिति को अपन सामाजिक न्याय की स्थिति कह सकते हैं। तो यहां इसमें अपने को खास जो चीजें डिस्कस करनी है उसमें पहले देखो सामाजिक न्याय की का मीनिंग क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण करना। देखो, सर्विसेज और गुड्स का न्यायपूर्ण वितरण करना या सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण करना ही न्यायपूर्ण बंटवारा है, तथा यही सामाजिक न्याय का मूल आधार है। देखो, वस्तु और सेवाएं जिस व्यक्ति को या जिस वर्ग को जितना मिलना चाहिए उसे अगर प्रॉपर मिल गया, अनुकूल वितरण हो गया, संतुलित वितरण हो गया, तो यही न्याय है। सामाजिक न्याय सभी मनुष्यों को सम्मान मानने के आग्रह पर आधारित है। देखो, सोशल जस्टिस का मूल मंत्र है कि सभी नागरिकों को सम्मान मानकर चला जाए। फिर देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाना, सभी को समान कानूनी अवसर या संरक्षण प्रदान करना सामाजिक न्याय है। और इस कड़ी में रिजर्वेशन या आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय का एक सशक्त साधन है, तथा लोकतंत्र में सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देखो, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र जरूरी है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन जो है वो सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है या घटाता है? रिजर्वेशन सोशल जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो कमजोर तबके के लोगों को मजबूत तबके के इक्वल होने का अवसर कतई नहीं मिलेगा। तो अपने यहाँ डेमोक्रेटिक राष्ट्रों में जहां जहां भी रिजर्वेशन की अपन बात करते हैं, यह सामाजिक न्याय का एक सशक्त साधन है। नेक्स्ट जो चीज अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो है सामाजिक न्याय की स्थापना संबंधी सिद्धांत। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी मान्यताएं या कौन से नॉर्म्स हैं जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने से संबंध रखते हैं? पहला, सम्मान, लोगों के प्रति एक जैसा बर्ताव। देखिए, प्रकृति ने सभी लोगों को एक जैसा पैदा नहीं किया है, इसलिए दुनिया की कोई सत्ता या कोई शासक जो सभी लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। तो यहां न्याय का मतलब है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार। तो जो लोग एक कैटेगरी के हैं उनके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। एक जैसी कैटेगरी के लोगों के बीच भेदभाव करना अन्याय है या गैर
सामाजिकताएं। दूसरा समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय में मैंने आपको बताया कि समाज में जिस व्यक्ति की जितनी अधिकार और जितने कर्तव्य बनते हैं वो उसे मिल जाएं। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, यह भी सामाजिक न्याय। जैसे विकलांग है, गरीब है, असहाय है, विधवा है, वृद्धावस्था है, शेष बच्चा है, इन सब के लिए विशेष प्रोटेक्शन स्कीम्स स्टेट द्वारा चलाई जाती हैं। वो इसलिए चलाई जाती हैं क्योंकि सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा जाए। तो जहां समाज में नागरिकों के किसी विशेष तबके को विशेष प्रकार की जरूरत है तो वो जरूरत पूरी होने पर ही हम उस सोसाइटी में सोशल जस्टिस के सपने को साकार मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मान सकते। फिर समावेशी समाज का समान अवसर। देखो, समावेशी समाज उसको कहते हैं जिसमें कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति जो है वो हाशिए पर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं हो, या किसी भी जैसे सोशल फैसिलिटीज सुविधाएं हैं या अनिवार्य जो जरूरतें हैं आदमी की, वो उनकी पूर्ति होनी जरूरी है। तो ये समावेशिता का मतलब है कुछ भी और कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो अगर सभी लोगों को एक समान अवसर मिल रहे हैं तो ये सामाजिक न्याय है। ये कुल मिलाकर 4 सिद्धांत जो हैं वो सामाजिक न्याय से संबंधित है। फिर देखिए रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रोल्स का न्याय सिद्धांत ये कहता है, देखिए पहली बात इसमें महत्वपूर्ण है अज्ञानता के आवरण। इस शब्द को समझेंगे तो अज्ञानता के आवरण के संबंध में या संदर्भ में न्याय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? रोल्स ने। देखो पहली इसकी लैंग्वेज क्या है, रोल्स ने अज्ञानता के आवरण द्वारा अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किस आधार पर? अज्ञानता के आवरण के आधार पर रोल्स ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दूसरी बात, जिसके अनुसार यदि व्यक्ति को यह अनुमान ना हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्माण का कार्य दिया जाए, तो वह निश्चित तौर पर ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सके। रोल्स का यह मानना है कि यदि हमें यह मालूम नहीं हो कि हम कौन होंगे और भविष्य में हमारे लिए समाज में कौन से विकल्प होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम समाज के जिन नियमों का समर्थन करेंगे वे समाज के सभी सदस्यों के लिए अच्छे होंगे। समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता में हर आदमी आमतौर पर बर्ताव करते हैं, वे खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। देखिए यहां जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसकी सीधी सी बात क्या है। देखो पहली बात यह है कि अगर व्यक्ति के संबंध में कोई चीज फायदेमंद है तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो समाज, हर व्यक्ति के संबंध में जो चीज फायदेमंद है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए फायदेमंद होगी। और रोल्स ने एक शब्द यूज किया अज्ञानता के आवरण। वो कह रहा है कि एक ऐसा आदमी जिसको अपनी भविष्य की स्थिति या भविष्य की अपनी हैसियत का ज्ञान नहीं है कि इन फ्यूचर वो क्या होगा, और ऐसे व्यक्ति से को नीति निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो वो निश्चित तौर पर ऐसी नीति बनाएगा जिससे समाज के सभी लोगों का फायदा होगा और समाज का उत्थान होगा। तो ये कह रहा है कि जो भी आदमी नीतियों का निर्माण करेगा वो इस बात से अनभिज्ञ होकर कि मुझे भविष्य में इससे क्या मिलना है या भविष्य में मेरी हैसियत क्या होगी, इन सब चीजों को भूलकर नीति निर्माण करना चाहिए। और अगर व्यक्ति इस सोच के साथ नीति निर्माण करेगा तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को उसके अनुपात का मिलेगा। यह है रोल्स का न्याय सिद्धांत। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, इनकी स्क्रीनशॉट्स आप लेते जाइए। अगली बात है भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में उठाए गए कदम। तो देखो सोशल जस्टिस की डायरेक्शन में भारत में जो कदम उठाए गए हैं उनमें पहला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार रखे गए। तो मूल अधिकारों की जो स्थापना है उसका उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों की स्थापना का उद्देश्य सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय को कायम करना है। दूसरा जो अपने संविधान का चौथा अध्याय है नीति निश्चित तत्व है, आर्टिकल 36 से 51 तक अपन जो राज्य के सिद्धांत या राज्य के शासन और प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत पढ़ते हैं जैसे तत्वों में, वो सामाजिक न्याय को कायम करने के महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा वंचित वर्गों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा, तो
जो वंचित तबके हैं उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे SC ST के लिए है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों के लिए है। तो ये सब ऐसी लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं अपने संविधान में है वो सारी की सारी क्या है, सामाजिक न्याय के लिए। इसके अलावा अपने देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में या नियोजन की कड़ी में पंचवर्षीय योजनाओं को जिस तरीके से प्लान किया गया है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो योजनाएं हम लेकर आए हैं उन योजनाओं का उद्देश्य भी जो है वो सामाजिक न्याय को या सोशल जस्टिस को कायम करना है। जितने भी प्रकार की अंत्योदय योजनाएं हमने संचालित की हैं सबका उद्देश्य सोशल जस्टिस कायम करना है। इसके अलावा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में आर्टिकल 21 का जोड़ा और उसके बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित किया। तो इन सब का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को कायम करना है। तो इस प्रकार के प्रयास जो स्टेट ने किए हैं वो सारे के सारे प्रयास जो हैं वो सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करने के लिए है। तो ये भारत में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करने के लिए यह सवाल भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये ध्यान रखना, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब आता है? ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस आता है 20 फरवरी को। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 2007 में घोषणा की थी। तो देखो, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 2007 में हुई थी और इस दिवस को हम लगातार किस से मना रहे हैं? 2009 से। तो इस बार हमने 20 फरवरी को 13वां विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया 2021 में। तो अब तक हम 13 विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना चुके हैं। तो यहां देखिए, हर वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी, ये 3 शब्द आप ध्यान में रखेंगे, किसे हम डिसमिस करना चाहते हैं? गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी से निपटना है। तो देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस का उद्देश्य है, पहले में ऑप्शन दे दिया गरीबी, दूसरे में ऑप्शन दे दिया बहिष्कार, तीसरे में दे दिया बेरोजगारी से निपटना और चौथे में दे दिया उपयुक्त सभी। तो इन तीनों प्रकार की स्थितियों, गरीबी का मतलब पॉवर्टी, बहिष्कार का मतलब समाज के ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीवन के या लिए आर्थिक संसाधनों को जुटाने की एक्टिविटी जो है उससे हम वंचित हैं। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, अब देखिए, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करना जरूरी है। तो ये जो प्रयास है वो इंटरनेशनल लेवल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा किया गया है। फिर भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पर हो रही गतिविधियों के मामले में जो प्रयास कर रही है उस संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल यहां देखिए इस स्लाइड में है। भारत सरकार सतत विकास, उचित कार्य के अवसर, बेहतर भविष्य से संबंधित परिवर्तनों एवं नीतिगत ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तो देखिए, भारत सरकार जो है वो सतत विकास, उचित कार्य के अवसर, बेहतर भविष्य से संबंधित परिवर्तन एवं नीतिगत ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तो सामाजिक न्याय की दिशा में इन सभी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए भारत सरकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। फिर केंद्र सरकार ने, ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वर्ष 2016-17 के बजट में ये एक नया मंत्रालय बनाया, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के प्रयास हेतु बड़ी आर्थिक राशि रखी गई तथा इस हेतु सामाजिक एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का गठन किया गया। तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का गठन किस बजट से या किस वर्ष किया गया? 2016-17 में। इस मंत्रालय के अधीन आज देखो बड़ी जो फाइनेंशियल एजेंसियां हैं सोशल जस्टिस की दिशा में काम करने वाली, वो इसी मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। पहला देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम तथा तीसरा है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। सोशल जस्टिस की दिशा में ये 3 कॉरपोरेशन है जो आज की डेट में बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की स्थिति में है और ये तीनों ही किस मंत्रालय के अधीन है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन है। फिर इसके अलावा ये देखिए, ये
जो गोले में मैंने शब्दावली बंद की है, ये नीति आयोग का एक अंग है। नीति आयोग का सामाजिक न्याय और अधिकारिता वर्टिकल, ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जो सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आदि के लिए वर्तमान में नोडल डिवीजन के रूप में या थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। कहने का मतलब सामाजिक न्याय की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए नोडल डिवीजन या थिंक टैंक का मतलब है जो प्लानिंग करता है वो नीति आयोग का कौन सा अंग करता है? नीति आयोग का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वर्टिकल, ये डिपार्टमेंट या अंग जो है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार ये मैंने दो शब्द आपके रीट के संबंध में महत्वपूर्ण जो थे, न्याय और सामाजिक न्याय। एक्चुअली ये सोशल जस्टिस के नाम से है, लेकिन अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, थैंक यू सो मच।